जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन में। आइए हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा। इसके पहले हम उत्तर प्रदेश की आधुनिक इतिहास, पिछले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भी देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के अंदर भारत का जो उत्तर प्रदेश है उसके जलवायु और मृदा के बारे में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा। तो किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालिक मौसम में जब बहुत लंबे समय तक मौसम में परिवर्तन ना हो तो उसे जलवायु कहा जाता है। यानी कि जैसे ठंडी, गर्मी, बारिश, इसमें रोज मौसम परिवर्तन नहीं होता है, 3-3, 4-4 महीने का होता है, तो इसे जलवायु कहा जाता है। वही जगह अगर सुबह ठंड लग रही है, शाम को गर्मी लग रही है, तो इसको मौसम में परिवर्तन कहा जाएगा, इसको जलवायु कहा जाएगा। तो किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं को क्या कहा जाएगा? तो जलवायु कहा जाएगा। बृहद क्षेत्रफल वाला राज्य, बृहद क्षेत्रफल चौथे नंबर पे यूपी आता है। भारत में अगर देखा जाए तो यूपी का स्थान चौथा नंबर है। सबसे पहले आपका आ जाता है राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नंबर चौथा है। तो बृहद क्षेत्रफल वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में भौगोलिक विषमताएं भी पाई जाएंगी, जाहिर सी बात है। इतना बड़ा क्षेत्र है तो क्षेत्र के अनुसार ही भौगोलिक विषमताएं पाई जाएंगी। जैसे विभिन्न स्थानों की समुद्र तलों से ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है, स्थल खंडों की विशालता क्या है, धरातली विविधता क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता क्या है, कहाँ क्या पाया जाता है, कहाँ क्या पाया जाता है, इत्यादि के कारण प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सामान्यतः प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या है? तो उष्णकटिबंधीय यानी गर्म क्षेत्र वाला है। उष्ण माने गर्म होता है, कटिबंध माने क्षेत्र होता है। तो उष्णकटिबंधीय माने गर्म क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उष्णकटिबंधीय है, गर्म क्षेत्र वाला है, मानसूनी है। जलवायु क्षेत्र क्लाइमेट जोन क्या है देख लेते हैं। क्लाइमेट जोन, अब तापमान संबंधी न्यून विविधता के कारण उत्तर प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को वर्षा के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसे वर्षा के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो वर्षा के आधार पे वितरण अगर किया जाता है तो इसको दो जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। दो जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक जलवायु क्षेत्र आपका हो जाएगा आर्द्र, एक हो जाएगा आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को देख लेते हैं, ये क्या है, कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है। तो इस प्रदेश के अंतर्गत बिजनौर, मुरादाबाद में उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, उत्तरी शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर आदि जिले। इतने जिले इस प्रदेश को दो उपभागों में इस आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में आते हैं। अब इसको भी दो भागों में डिवाइड करेंगे हम लोग। आर्द्र उष्ण प्रदेश को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला तो हुआ तराई क्षेत्र, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्व का उत्तर प्रदेश, और दूसरा तराई क्षेत्र। पूर्व का उत्तर प्रदेश इधर जाएगा और बाकी तराई क्षेत्र नीचे आएगा।
तो देख लेते हैं तराई क्षेत्र क्या है। तो तराई क्षेत्र में बिजनौर, तराई क्षेत्र में जब नेपाल से जब नदियां नीचे की तरफ गिरती हैं, ऊपर से पहाड़, ऊंची ऊंची पहाड़ की ढलान से नीचे की तरफ गिरती हैं, तो जहां कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने के बाद नदियां दिखना शुरू होती हैं, उसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। इसको तो भाबर क्षेत्र कहते हैं, अब इसी को तराई क्षेत्र कहते हैं। तो तराई क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं। ऊपर से जब नदियां गिर रही हैं, यूपी के जस्ट ऊपर नेपाल है, नेपाल से आने वाली नदियों का तराई क्षेत्र कहाँ होगा? यूपी में होगा। तो अब तराई क्षेत्र देख लेते हैं यूपी का कहाँ है। तो जाहिर सी बात है ऊपर उत्तर प्रदेश के उत्तर में होगा। तो तराई क्षेत्र में बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज आदि जिलों को शामिल किया जाता है। मतलब अगर यूपी का ये वाला एरिया देख लिया जाए तो इधर ही तराई क्षेत्र ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्षेत्र के औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर होती है। औसत वार्षिक वर्षा, जो वार्षिक वर्षा होती है 120 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। जनवरी में 18 और जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तराई क्षेत्र में। अब देख लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, सीतापुर, उत्तरी शाहजहांपुर आदि को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ का औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर है। तराई क्षेत्र का, वहीं तराई क्षेत्र का 120 से 180 था, यहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर था साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र आएंगे। जो बीच वाला मैदानी क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र आएंगे, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आएंगे, पश्चिमी वाला भी आएगा, मध्य वाला आएगा, बुंदेलखंड शहर के पहाड़ी क्षेत्र भी आएंगे। इन सब में वर्षा की असमान मात्रा देखी जाती, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम। इन क्षेत्रों में 80 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वर्षा की असमान मात्रा के आधार पर साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को 3 उप विभागों में बांटा जाता है। तो पहला है मध्यवर्ती मैदान ये, और दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है बुंदेलखंड के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश की जलवायु। अब हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश में अपवाह तंत्र एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, और अपवाह तंत्र, नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में और सिंचाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नदियां कृषि प्रधान राज्य की जीवन रेखा कहलाती हैं। नदियों को कृषि हमेशा मौसम पर आधारित रहता है। अगर वहीं पर नदियां निकाल दी जाए तो उसमें 4 चांद तो लगेगा ही। तो कृषि प्रधान राज्य की प्रधान क्या होगी? जीवन रेखा नदी कहलाएगी। तो क्योंकि वे ये राज्य के मतलब एक क्षेत्र के, उस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। राज्य के विभिन्न भागों में अनेक नदियां बहती हैं। इन नदियों के अपवाह तंत्र के निर्धारण में राज्य की धरातली संरचना, जो नीचे स्थलीय संरचना है, धरातलीय संरचना का ढाल देखा जाता है कि ढाल किस तरफ है। नदियों का ढाल, नदियों के ढाल एवं जल की प्राप्ति का विशेष योगदान होता है। जिस तरफ नदियों का झुकाव रहता है उसी तरफ मैदानी क्षेत्र ज्यादा बनता है, उसी तरफ आपका पानी का बहाव ज्यादा होगा, उसी तरफ नदियां मुड़कर जाएंगी। जैसे देखिए विशेष योगदान है
विशाल मैदानी प्रदेश होने के कारण राज्य के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मध्य में अपवाह तंत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बहुत जरूरी है आपकी सिंचाई की व्यवस्था करना क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की सिंचाई व्यवस्था की गई है, कहीं ट्यूबवेल तो कहीं नहरें। अब देख लेते अपवाह तंत्र। पहले तो सिंचाई की व्यवस्था तो देखेंगे ही। सिंचाई की व्यवस्था नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, तमाम तरह से की गई है। अब अपवाह तंत्र देख लेते हैं, नदियों के अपवाह तंत्र। तो उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक और विशेषताओं के आधार पर अपवाह तंत्र को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 2 वर्ग, यहाँ 3 वर्ग दिखाई दे रहा है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां होंगी और दूसरा मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, तीसरा दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियां। 3 जगह से नदियां निकलती हैं। एक तो हिमालय से निकलती हैं, दूसरी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, दूसरी मैदानी भाग से निकलती हैं झील झरने से, झील उल से निकलती हैं, तीसरा दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। हिमालयी नदियां या हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली सबसे प्रमुख नदी गंगा, यमुना, और उसी में आकर गंगा में ही यमुना भी मिल जाती है, गंडक, घाघरा, काली। तो गंगा भी हिमालय से निकलती है, यमुना, गंडक, घाघरा, काली। काली को शारदा के नाम से भी जाना जाता है। और रामगंगा, राप्ती, ये सब सदा नीरा नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं और सदा नीरा रहती हैं। सदा नीरा यानी 12 मासी, 12 महीने उनमें पानी रहता है। तो ये सब नदियां 12 मासी हैं यानी सदा नीरा। गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, काली, रामगंगा, राप्ती, ये सब सदा नीरा हैं। ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, गंडक का उद्गम महान हिमालय तथा काली का उद्गम पूर्वोत्तर कुमायूं। पूर्वोत्तर कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से होता है। रामगंगा और राप्ती नदियों का उद्गम लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। रामगंगा और राप्ती का उद्गम। अब देख लेते हैं मैदानी नदियों के बारे में। अब आगे हम मैदानी नदियों को पढ़ेंगे। मैदानी नदियां कौन कौन सी हैं? तो मैदानों में से निकलने वाली नदियां हैं यानी झीलों से निकलती हैं ये नदियां। गोमती है, वरुणा, पांडु, सई, ईसन आदि प्रमुख नदियां क्या हैं? मैदानों से निकलने वाली नदियां हैं। इन नदियों का उद्गम मैदानी भाग में स्थित विभिन्न झीलों व दलदली क्षेत्रों से होता है। अब देख लेते हैं दक्षिण के पठारी भागों से निकलने वाली नदियां। तो दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, धसान, केन, सोन, रिहंद, कन्हार आदि प्रमुख हैं। चंबल, बेतवा, धसान, केन, सोन, रिहंद, कन्हार आदि प्रमुख हैं। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। अब हम इस आधार पर अपवाह तंत्र के आधार पर नहीं बांटेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी है, मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं तथा दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, ये नहीं देखेंगे। हम अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां प्रमुख हैं। तो प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये सबसे ज्यादा क्षेत्र यूपी में कवर करती हैं। अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा कहाँ बनाती हैं? तो यूपी में बनाती हैं। तो चलिए गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गंगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है जो प्रदेश की प्राकृतिक संपदा के साथ देश की प्राकृतिक संपदा के साथ ही यहाँ के लोगों की भावनात्मक आस्था से भी जुड़ी है। गंगा को माता के नाम से, गंगा मैया के नाम से बुलाते हैं
तो लोगों को गंगा के प्रति आस्था भी है। प्राकृतिक संपदा के साथ साथ, प्राकृतिक संपदा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आस्था भी, लोगों की आस्था भी गंगा नदी से जुड़ी हुई है। इसकी उत्पत्ति केदारनाथ चोटी के पास गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। गंगा को वहां उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अब उत्तराखंड से भागीरथी, इधर से अलकनंदा आती है, संगम होता है, उसके बाद गंगा का निर्माण, गंगा नदी बन जाती है। उसके पहले तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा, इधर से अलकनंदा आ रही, इधर से भागीरथी, दोनों मिलने के बाद सम्मिलित जलधारा का नाम आगे क्या होगा? गंगा। ये गंगा हो गया। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियों से उतरती हुई गंगा उत्तराखंड के हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में, जब ऊपर से उत्तराखंड में ऊपर से नदियां उतरी पर्वतीय क्षेत्र से, तो सबसे पहले इसको मैदान कहाँ मिला? तो उत्तराखंड का एक जगह हरिद्वार है। हरिद्वार में गंगा नदी को सबसे पहले मैदान मिला था। यहीं से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। मैदानी भाग में गंगा और चौड़ी हो जाती है। जाहिर सी बात है, ऊपर इतनी धारा वेग इतना तेज है कि काटते छाटते चली आ रही। अब मैदानों में वो अपना क्षेत्रफल विस्तार करेगी, थोड़ी नदियां और चौड़ी हो जाती हैं।